अच्छा, ये कॉर्पोरेट लॉ ओवरव्यू हम देना चाह रहे हैं आप सब लोगों को, क्योंकि ये सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर का कोर्स है, तो इसमें ज़रूरी है, क्योंकि आप सिर्फ इंडिविजुअल्स को ही डील नहीं करेंगे, उसमें पार्टनरशिप्स भी हो सकती हैं और इसमें कंपनीज भी हो सकती हैं, क्योंकि सेल टैक्स रिटर्न्स तो आप ज़्यादातर पार्टनरशिप्स और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और कंपनीज की फॉर्म रिटर्न्स फिल करेंगे। मगर मसला ये है कि क्योंकि फोकस ज़्यादा इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी का था, तो ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा कॉर्पोरेट लॉ कंपनी के स्ट्रक्चर्स की अंडरस्टैंडिंग हो आप लोगों के पास, ताकि कोई भी केसेस आए तो आप उनको अंडरस्टैंड कर सकें, कंपनी होती क्या है, किस किस नेचर की होती है, उसको किस तरह डील करने हैं, उनके बेनिफिट्स क्या, एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, क्यों बनानी चाहिए। अच्छा, ये इनकॉर्पोरेशन आप कर भी सकते हैं, कंपनी की फॉर्मेशन आप बना सकते हैं अगर आपके पास, या पार्टनरशिप आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ये भी एक सर्विसेज में आता है, डील होता है, तो ये भी आप कर सकते हैं अगर आपको आना हो। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं कि आपको लोगों को रजिस्टर कराना है। देखें, ये लोगो बना हुआ है, मगर आप लोगो इस तरह यूज़ नहीं कर सकते वैसे कानून के मुताबिक, आपको प्रॉपर रजिस्टर कराना होता है। और इसी तरह नेम जो होता है किसी भी का, वो भी आप इस तरह यूज़ नहीं कर सकते, नेम भी आपको रजिस्टर कराना पड़ता है। और कंपनीज के केस में तो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, आप इस तरह यूज नहीं कर सकते। प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐसे यूज नहीं होता, वो प्रॉपर उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, इनकॉर्पोरेशन होती है, और काइंड ऑफ कंपनी के बेसिस पे आप वो नाम यूज करते हैं। और बहुत सारे नाम तो प्रोहिबिटेड हैं, जैसे आप सिंध, पाकिस्तान, इस तरह यूज नहीं कर सकते वर्ड्स। ये एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड हैं गवर्नमेंट के पास। बहुत सारे गवर्नमेंट के जो नेम्स हैं वो गवर्नमेंट के लिए रजिस्टर्ड हैं। जैसे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, तो ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट का मतलब एक्सक्लूसिव राइट है इसके ऊपर। या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, या गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, इस तरह के नाम या उनके लोगोज हैं अगर, तो वो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो हम आज की क्लास में थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे कॉर्पोरेट लॉ का, उसकी सिग्निफिकेंस, लेजिस्लेटिव एक्ट्स क्या हैं, गवर्निंग बॉडीज कौन सी हैं। अच्छा, कॉर्पोरेट लॉ बेसिकली एक लीगल फ्रेमवर्क है जो कंपनीज की गवर्नेंस को डील करता है और बिजनेस एंटिटीज को। तो बेसिक कॉर्पोरेट लॉ की डेफिनेशन यही है जो यहाँ लिखी हुई है, लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग कंपनीज एंड बिजनेस एंटिटीज। जो कंपनीज हैं वो कंपनीज एक्ट के तहत डील होती हैं, जो पार्टनरशिप्स हैं पार्टनरशिप एक्ट के तहत डील होते हैं। उनकी ये जो लॉज हैं सारे बेसिकली बनाए इस तरह जाते हैं कि ताकि जो ये कंपनीज हैं पार्टनरशिप्स हैं उनको रेगुलेट किया जा सके। अगर लॉज ना हो तो फिर तो रेगुलेशन ही ना हो, हर कोई अपनी मर्जी से काम करे, तो बहुत सारे बिजनेसेस लीगल होते हैं, बहुत सारे नहीं होते, इलीगल भी होते हैं। तो ये लॉज जो गवर्निंग लॉज होते हैं वो आपको बताते हैं कि ये बिजनेस लीगल है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो बेसिकली इसलिए हर स्टेट जो है दुनिया में, हर गवर्नमेंट जो है लॉज बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है, ताकि ये कंपनीज रेगुलेट की जाए। अच्छा, हमारे पास पाकिस्तान में की लेजिस्लेटिव एक्ट्स ये हैं जो अभी हमने डिस्कस किया। कंपनीज एक्ट है 2017 की। इससे पहले काफी अर्से तक कंपनीज एक्ट नहीं था, वो कंपनीज ऑर्डिनेंस चल रहा था। अब ऑर्डिनेंस और एक्ट में बहुत बड़ा फर्क है। ऑर्डिनेंस जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू नहीं आता, वो प्रेसिडेंट खुद प्रोमगल जो है वो उसको अप्रूव करके और इम्प्लीमेंट करते हैं। मगर वंस ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट ने इशू किया वो असेंबली से पास हो जाए तो वो फिर एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कंपनीज, हमारे पास कंपनीज ऑर्डिनेंस 2000 काफी अरसे तक चलता रहा, और फिर 2017 में जाके एक एक्ट पास किया। बेसिकली चेंजेस इतनी ज्यादा नहीं थी, मगर बहुत लूप होल्स को यहाँ पर कवर किया गया था। फिर एससीसीपी एक्ट है 2017 अगेन। जैसे जब कंपनीज एक्ट पास हुआ तो एससीसीपी एक्ट भी उसी साल ही पास हुआ साथ ही। ये सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहलाते हैं, एससीसीपी 2017। एससीसीपी बेसिकली रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ये एक्ट है, इसमें रूल्स रेगुलेशंस हैं। ये एससीसीपी है। पहले एससीसीपी के लिए कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं था, वो कैसे चल रहा है, रन कैसे कर रहा है। जैसे एफबीआर है, तो एफबीआर रन
होता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के थ्रू। अगर सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल्स टैक्स है तो सेल्स टैक्स एक्ट है 1990 का, और अगर कस्टम्स है तो वो कस्टम्स एक्ट के थ्रू गवर्न करते हैं, और फिर फेडरल एक्साइज ड्यूटी के लॉज हैं। इसी तरह ये एसईसीपी जो है, ये इदारा है एफबीआर की तरह का, वो इस एक्ट के थ्रू रन होता है। उसके पास जो अथॉरिटीज हैं, क्योंकि एसईसीपी रेगुलेटरी बॉडी है, तो ये एसआरओ जारी करती है, रेगुलेशंस और फ्रेमवर्क इशू करती हैं डिफरेंट। तो उसके लिए उसको अथॉरिटी होनी चाहिए ना पाकिस्तान में, तो ये उसको अथॉरिटी 2017 से मिलती है एक्ट के थ्रू। अच्छा, उसके बाद एक लिस्टेड कंपनीज का है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन 2017, ये भी एसईसीपी ने ही बनाया है, और ये 2017 के तहत रेगुलेशन सारे बनाए जाते हैं। फिर बहुत सारी लोकल जो हमारी कंपनीज के अलावा फॉरेन कंपनीज भी यहाँ रजिस्टर्ड होती हैं पाकिस्तान में। वो वैसे इटसेल्फ कंपनीज होती हैं, वो आपके यहाँ इनकॉर्पोरेट नहीं होती, सिर्फ बिजनेस करने के लिए यहाँ पर उनको रजिस्टर होना पड़ता है। तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि क्या करें, एक फॉरेन कंपनीज रेगुलेशंस 2018 बनाया, जो उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो यहाँ पर है। और इसके अलावा कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क, एसईसीपी बहुत सारे फ्रेमवर्क बनाता रहता है, एसआरओ इशू करता है, जैसे एफबीआर भी करता है ऑनगोइंग, तो वो सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क में आते हैं। ये सारी हमारी की लेजिस्लेटिव एक्ट्स हैं। अ, हम सारी इन सब में डिटेल में नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा कंपनीज पे वापस आ जाएंगे, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए था। अच्छा, ये कॉरपोरेट लॉ या जो कॉरपोरेट एक्ट है और पार्टनरशिप एक्ट है, उसके तहत टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज डिफाइंड है। आपकी अगर नज़र से गुजरी हो तो एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको हम कहते हैं कि जो वन पर्सन बिजनेस होता है, मैं खुद अगर कर रहा हूँ तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप के तहत आता है। फिर पार्टनरशिप्स होती हैं, या उसको एसोसिएशन ऑफ पर्संस भी कहते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब एक से ज्यादा लोग, या पार्टनरशिप्स। तो ये पार्टनरशिप्स जो है उसके सारा लीगल फ्रेमवर्क पार्टनरशिप एक्ट में है। और फिर प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज आती हैं उसके बाद, उसके काइंड्स। प्राइवेट कंपनीज क्या होती है, पब्लिक कंपनीज क्या होती है, हम बाद में आगे जाके एक्सप्लेन करते हैं इनको। सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल ओनर होता है बिजनेस। आप अगर कोई भी बिजनेस रन कर रहे हैं और आप सोल ओनर हैं, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आता है। तो ये कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, वो आप ही होते हैं, लीगली आप होते हैं, आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं। एफबीआर में भी आप एज ए, मैं अशफाक हूँ तो मैं अशफाक एज ए बिजनेस ओनर रजिस्टर करता हूँ, और मेरा जो कंपनी कोई भी नहीं है तो मेरा बिजनेस भी अशफाक के नाम से होगा, या मैं उसका कोई भी नाम भी रख लूँ इवन, तो ये कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। कंपनीज और जो नॉन कंपनीज हैं, चाहे पार्टनरशिप्स हो या सोल प्रोप्राइटरशिप हो, उसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो है ही लीगल आइडेंटिटी का। जहाँ पर बात होती है सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरा बिजनेस है, मैं हूँ, समझें कि मैं हूँ खुद, फिजिकली भी मैं हूँ और ऑन रिकॉर्ड भी मैं हूँ। मगर कंपनी के केस में कंपनी होती है, कंपनी एक समझें कि एक पर्सन होती है। अच्छा, पार्टनरशिप में बिजनेस ओन्ड बाय टू और मोर इंडिविजुअल्स शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, शेयरिंग प्रॉफिट्स, शेयरिंग लाइबिलिटीज, तीनों तीनों केसेस हो सकते हैं पार्टनरशिप में। एक से ज्यादा अगर पर्सन्स इन्वॉल्व हो तो वो पार्टनरशिप्स कहलाते हैं। पार्टनरशिप दो बंदों पे भी हो सकती है, आप दोनों मिलके एक पार्टनरशिप रन कर लें, आपस में एग्रीमेंट्स बना लें, और आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रोल होंगी, आपके क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट होंगी, ये 50,000 ये डालेंगे, 50,000 ये डालेंगे। आपके प्रॉफिट शेयरिंग होगी कि 50-50 हम करते हैं, कि 50% ये प्रॉफिट लेंगे, 50% ये प्रॉफिट लेंगे। तो इसी तरह एक पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर सकती है, और उसका एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। अच्छा, पार्टनरशिप दोनों हो सकती है, रजिस्टर्ड भी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। रजिस्टर्ड के कुछ बेनिफिट्स होते हैं कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं, तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप होगी तो आप उसको उसके खिलाफ केस कर सकते हैं इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट, तो आप रिकग्नाइज हो जाएंगे। पार्टनरशिप अगर अनरजिस्टर्ड होगी तो आप रिकग्नाइज पार्टनरशिप नहीं होगी, कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा पहले तो आपको पार्टनरशिप है, पहले उस तरफ चले जाएंगे लीगली। यहाँ पर तो आपके पास लीगल रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होगा, तो आप सबसे पहले कोर्ट में ये दिखाएंगे कि ये डॉक्यूमेंट है तो हमारी ये पार्टनरशिप है।
फिर पार्टनरशिप में रोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज और शेयर होल्डर्स इक्विटी, कि किसने कितने पैसे लगाए हैं, फिर किसके पास कितने पैसे ड्यू हैं, किसने कितने विड्रॉ किए हैं। उसके अलावा सारे टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइंड होते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि कोर्ट में जाएंगे, कोई रूल वायोलेट हुआ है तो उसके अगेंस्ट बताएंगे ये रूल था हमारी पार्टनरशिप में और ये वायोलेट हुआ है तो इसलिए मैं कोर्ट में आया हूँ। तो बहुत आसानी से आप सूट विन कर सकते हैं। अनरजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पार्टनरशिप में जाएंगे तो पहले पार्टनरशिप प्रूव करेंगे कि हमारी थी पार्टनरशिप, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, प्रूव करना पड़ेगा कि आपने शेयर होल्डर इक्विटी डाली थी, उसने भी डाली थी, बिजनेस एग्जिस्ट करता है, उसमें कोई लॉस हुआ है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो प्रूव करना पड़ेगा प्रॉफिट हुआ है, उसने ओवरड्रा किया है, या आपके ड्यूज उसके पास रहते हैं तो वो प्रूव करना पड़ेगा। फिर आपका जो राइट है वो वायोलेट हुआ है तो वो प्रूव करना पड़ेगा कि कैसे वायोलेट हुआ है, कहाँ पे डिफाइंड था ये रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे, इसलिए ज्यादा बेहतर होता है कि आप रजिस्टर्ड पार्टनरशिप्स में जाएं। फिर नेक्स्ट है कंपनी। कंपनी के बहुत सारे टाइप्स हैं, इसी तरह पार्टनरशिप के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, हम डिटेल में नहीं जाते। कंपनी एज अ होल को सिर्फ डिफाइन किया है कि ये एक लीगल एंटिटी है, सेपरेट है फ्रॉम द ओनर्स, मतलब जिस ओनर्स ने बनाई है उससे अलग है, ये एंटिटी है बिल्कुल। गवर्नमेंट उसको अलग से देखेगी। जैसे पीएसओ है, वो एक कंपनी है और ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो उसके पीछे शेयर होल्डर्स कौन है कोई परवाह नहीं है। हम जो रिकॉर्ड में गवर्नमेंट के आगे जो जहाँ लीगल फ्रेमवर्क एससीसीपी है उनके सामने पीएसओ है। पीएसओ एज एन एंटिटी है। उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, उसको चलाते रन कौन करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोर्ट में जाएंगे, कोई कोर्ट में इनके खिलाफ जाएगा तो पीएसओ के खिलाफ जाएगा, उसके ओनर के खिलाफ नहीं जाएगा कि पहले ढूंढना पड़े कि इसका ओनर कौन है। ओनर तो हजारों लाखों हो सकते हैं किसी भी कंपनी के, क्योंकि शेयर्स ट्रेड होते हैं, मिलियंस ऑफ शेयर्स लोग बाय करते हैं सेल करते हैं। तो बेसिकली लीगल एंटिटी है, सेपरेट है। जिस तरह हम है, हमारा एनआईसी होता है, इसी तरह कंपनी है। कंपनी अगर रजिस्टर्ड होती है तो वो समझे एक लीगल एंटिटी है, पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, समझे। और कोर्ट में आप जब जाएंगे तो उस एंटिटी के अगेंस्ट जाएंगे, उसके पीछे कौन है, 100 है, 1000 लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक और बड़ा जो बेनिफिट होता है कंपनी बनाने का वो ये होता है कि कंपनी ज्यादातर लिमिटेड कंपनीज होती है। लिमिटेड का मतलब ये है कि लिमिटेड बाय लाइबिलिटी, मतलब कि कोई कंपनी है, अब वो बिजनेस कर रही है, एक दूसरे के पास पैसे लेन देन है, क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं। तो जब वो सूट फाइल करते हैं, अगर आप पैसे नहीं दे रहे, कंपनी किसी को के पैसे हैं उनके पास, कंपनी नहीं दे पा रही, डिसोल्यूशन में जा रही है, डिफॉल्ट कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो जो बंदा है वो कंपनी के साथ ओनर्स के खिलाफ भी चला जाए कोर्ट में कि कंपनी नहीं दे रही तो ओनर दे दें पैसे। ऐसा नहीं हो सकता, ये लिमिटेड लाइबिलिटी इसे कहते हैं, कि जो कंपनी के पास पैसे हैं उसमें से ही पैसे दे सकते हैं। ओनर्स के पास बिलियंस ऑफ रुपीज पड़े हो, ही इज नॉट लायबल, कंपनी इज लायबल टू पे। तो ये फायदा होता है। और ये लिखा हुआ है विद स्पेसिफिक लाइबिलिटीज, क्योंकि इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है और अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है, कंपनी दोनों तरह की बनती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज में फिर अगेन वो ओनर तक जाना पड़ता है कि कंपनी अगर पे नहीं कर पा रही तो फिर ओनर पे करे, वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मगर ये एक काइंड या किस्म है, मगर ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। अगर उसने कंपनी बनानी थी तो उसका एक मेजर बेनिफिट ही यही था कि उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। तो अनलिमिटेड तो जब शुरू में अंग्रेजों के ज़माने में ये लॉज बने थे 18th सेंचुरी में या 17th सेंचुरी में, तो पहले जब शुरू में लॉ बना था तो ये विद अनलिमिटेड। आजकल तो कोई भी नहीं बनाएगा, पागल थोड़ी है कोई भी कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी की कंपनी बना दे, फिर फायदा क्या। तो ज़्यादातर लिमिटेड कंपनीज होती हैं और उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, गवर्निंग बॉडी होती है, शेयर होल्डर्स होते हैं, वोटिंग राइट्स होते हैं, सारा एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होता है। तो गवर्नमेंट को या रेगुलेटरी बॉडी को या इवन जो शेयर होल्डर्स हैं सबको पता होता है कि किसने क्या करना है, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारी फिक्स्ड होती हैं। शेयर होल्डर्स इक्विटी फिक्स्ड होती है कि किसने कितने पैसे डाले हुए हैं। उसके अलावा जो डिविडेंड डिसाइड होते हैं कि कितना डिविडेंड देना है शेयर होल्डर्स को। बेसिकली ये
स्लाइड सारी वही बातें हैं जो मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कॉर्पोरेट लॉ के, इसकी इम्पोर्टेंस है स्ट्रक्चर की। अ, हम बिजनेस रन करते हैं, डे टू डे बिजनेस में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। तो कंपनीज के केस में आपको स्ट्रक्चर मैंडेटरी है, लीगल फ्रेमवर्क है, आप नहीं बनाएंगे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं होगी। आप उसकी कंप्लायंसेस नहीं करेंगे तो कंपनी को के ऊपर पेनल्टीज लग जाएंगी, आप के ऊपर बैन हो जाएगा। तो ये जो कॉर्पोरेट लॉ है ये कंपनीज को गवर्न करता है, और कंपनीज जब गवर्न होती हैं तो उसकी स्ट्रक्चर उनको बनाना पड़ता है, और स्ट्रक्चर का बेनिफिट ये है कि वो एक फॉर्मल लीगल एंटिटी बन जाती है, और हर किसी का मतलब वो सीरियसनेस के साथ एक काम करती है और एक ऑब्जेक्टिव अचीव करने में लग जाते हैं अगर स्ट्रक्चर हो। अगर स्ट्रक्चर ही ना हो कंपनी का तो फिर वो कंपनी कैसे चलेगी। इसलिए लीगल कॉर्पोरेट लॉ का जो ऑब्जेक्टिव है कि स्ट्रक्चर हो, इन्वेस्टर प्रोटेक्टेड हो, और कंप्लायंस हो। ऐसे ना हो कि कंपनी बने फ्रॉड करके चली जाए। ये जब नए नए लॉस नहीं थे, आई थिंक 1960s में कारपोरेट कंपनीज ऑर्डिनेंस बना था 1960। इससे पहले बहुत सारे फ्रॉड होते थे, कंपनीज बनती थी पाकिस्तान में ही। जैसे एक बैंक बन गया, बैंक ने पैसे लिए और भाग गए, सबके पैसे लेके, यहाँ डिफॉल्ट कर दिया, कहा कि पैसे ही नहीं है। अब वो जब डिफॉल्ट करती है, इंसॉल्वेंसी में जाती है, तो वो लायबल हैं कि उतने ही पैसे देंगे जितने इनके पास हैं बैंक में पड़े, फ्रॉड करके पैसे ले गए। तो ये आप अपने बड़ों से बात करेंगे जो भी 60s 50s में उनके पास पैसे थे, कोई ना किसी के साथ ये फ्रॉड हुआ होगा कि कोई कंपनी आई थी, कोई बैंक बना था। मेरान बैंक स्कैंडल बहुत पुराना है, यहाँ सिंध में हुआ था मेरान बैंक का स्कैंडल। ये तो शायद 80s में हुआ था यहाँ। तो ये बहुत सारे लूप होल्स होते थे, उनका फायदा उठाते थे। लोगों का बिजनेस ये होता था, कंपनी बनाएंगे, पैसे हम लोगों से लेंगे थ्रू शेयर्स बेचकर इधर, या किसी भी इन्वेस्टमेंट के थ्रू, और फिर वो कंपनी को डिसॉल्व कर लेते थे, इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर देते थे, और फिर जो पैसे है वो ओनर्स बिलियनियर्स हो जाते थे, और जो उसके शेयर होल्डर्स हैं वो गरीब हो जाते थे। उनके पैसे क्योंकि वो 1/10 भी नहीं मिलता था उनको इन रिटर्न। तो इसलिए कंप्लायंसेस, कॉर्पोरेट लॉ कंप्लायंस बहुत स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस हो गई हैं। मतलब बहुत सारे बेतहाशा फॉर्म्स होते हैं, कंपनी मतलब वो सुकून से बैठने नहीं देते। बेतहाशा फॉर्म होते हैं कंप्लायंसेस, कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है आप बताएं, उसका एक फॉर्म होता है। फिर आपके एड्रेसेस कौन से हैं, क्या बिजनेस करते हैं, बिजनेस में थोड़ा बहुत चेंज करना है उसका फॉर्म अलग होता है कि आप हमें पहले हमसे अप्रूवल लें। इस तरह नहीं है कि आपने एकदम से अपना बिजनेस चेंज कर दिया। तो फिर मेन मकसद इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन है। बहुत सारे लोग कंपनी का नाम देखकर आंखें बंद करके कभी एमसीबी का शेयर खरीदते हैं, कभी हबीब बैंक का। आप लोगों में से किसी ने भी ट्रेडिंग की हो तो बेतहाशा आप शेयर्स खरीदते हैं। तो बेसिकली ट्रस्ट कहाँ होता है? ट्रस्ट ये देता है कॉर्पोरेट लॉ गवर्नमेंट का, वरना तो बैंक डिफॉल्टर हो जाए।